हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट का फर्स्ट पेज, अच्छे से जानेंगे। देखिए लुसेंट का फर्स्ट पेज क्या है। भारत का इतिहास। इसमें लिखा है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है ना। तब इसमें क्या है, भारतवर्ष यानी कि भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष देख रहे हैं ना। हिमालय से समुद्र तक फैला देश को क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहते हैं। और भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा, यानी कि भरत के नाम पर। भरत किसका नाम था? एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत किसका नाम था? एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन कबीले का नाम था। अब भारत को अन्य नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? आर्यावर्त और जम्बूद्वीप। भारत को अन्य नाम से भी जानते हैं। किस किस नाम से? आर्यावर्त और जम्बूद्वीप के नाम से। जैसे यहाँ पे लिखा है लुसेंट के बुक में, भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे, यानी कि ऐसे आर्यावर्त और जम्बूद्वीप के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए भारत के नाम की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि भारत के नाम की उत्पत्ति कैसे होती है। भारत के नाम की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि पहले था सिंधु नदी से स्टार्ट होता है। सिंधु नदी से स्टार्ट होता है। देखिए सिंधु नदी था, वहाँ के जो ईरानी लोग थे वो सिंधु नदी के से जोड़ते थे। सिंधु नदी न कहकर हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। यानी कि इसमें देखिए लुसेंट के बुक में लिखा है कि प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। यानी कि जो ईरानी लोग इसे किसके नाम से जोड़ते थे? सिंधु, यानी कि इसे सिंधु को हिंदू के नाम से जोड़ते थे। यानी कि क्या करते थे? प्राचीन ईरानी से सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। सिंधु नदी के नाम से, यानी कि सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। अब यूनानी इसे क्या कहते थे? इंद कहते थे। फिर यूनानी इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे, इंद। और फिर अंग्रेज उसे इंद न कहकर इंडिया कहते थे। क्या कहते थे? इंडिया की जो इंडिया नाम है वो अंग्रेजों के द्वारा आई है, और इंद नाम यूनानियों के द्वारा, और हिंदू जो था वो ईरानी के द्वारा, और इंद यूनानियों के द्वारा। जो इंडिया है वो अंग्रेजों के द्वारा हुआ। और यही नाम यानी कि मध्यकाल में पूरे भारत में हिंदुस्तान के नाम से जाने लगा। हिंदुस्तान के नाम से सब लोग जानने लगे। तो आप यहाँ पे देखें ना, प्राचीन ईरानी से सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी से इंदे और अरबी से हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ये लुसेंट का वर्ड है। अब देखते हैं, अब इसके बाद उत्तर दक्षिण विभाजन होता है। यानी कि अब देखिए लुसेंट का जो ये यहाँ का नीचे का देखते हैं ना, विंध्य की पर्वत श्रृंखला, यहाँ से अब उत्तर दक्षिण विभाजन होता है। किसकी वजह से? विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य जो पर्वत श्रृंखला था वो भारत को उत्तर दक्षिण दिशा में बांटती है। उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती है, यानी कि उत्तर दक्षिण। देखिए विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार, यानी कि उत्तर में इंडो यूरोपीय भाषाएं बोलने वाले थे। उत्तर में इंडो यूरोपीय भाषाएं बोलने वाले थे। जैसे इंडो यूरोपीय में जैसे कि हिंदी, पंजाबी, बंगाली, तो ये सब किस में आते थे? इंडो यूरोपियन भाषाएं में। यानी कि हिंदी, पंजाबी, बंगाली बोलते थे। ये सब इंडो यूरोपीय भाषाएं बोलते थे।
और दक्षिण के लोग द्रविड़ भाषाएं से जुड़े थे। किससे? द्रविड़ भाषाएं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब किस में आते थे? द्रविड़ भाषाएं बोलने वाले थे। ये सब द्रविड़ भाषा बोलते थे, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब किस में आते थे? द्रविड़ भाषाएं में। और इंडो यूरोपियन भाषा में जैसे हिंदी, पंजाबी, बंगाली, ये सब इंडो यूरोपियन भाषाएं बोलने वाले थे। तो अब यहाँ तक देखे हैं, अब देखते हैं जनसंख्या। जनसंख्या देखिए, इसमें लिखा है नोट, ये देखो पिंक बॉक्स दिख रहा है, पिंक बॉक्स, यहाँ पे नोट लिखा है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, पैलियो, मेडिटेरियन, कॉकेसॉइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ये सब देखिए, यानी कि जनसंख्या अलग अलग नस्लों का मिश्रण है, अलग अलग नस्लों का मिश्रण है, जैसे कि प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, कॉकोलाइड, ये सब किस में आते हैं? ये जो जनसंख्या है वो अलग अलग नस्लों का मिश्रण है। तो ये था, अब यहाँ तक देखे ना। अब इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन क्यों किया गया? इतिहास का विभाजन क्यों किया गया और किसने किया? तो जो इतिहास का विभाजन था उद्देश्य, देखिए, पढ़ने में सुविधा हो। इतिहास का विभाजन इसलिए किया गया कि पढ़ने में सुविधा हो, जैसे कि मध्यकालीन इतिहास हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया, प्राचीन इतिहास हो गया। इसे 3 भागों में बांटा गया है, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकाल इतिहास, आधुनिक इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन 3 भागों में बांटा गया ताकि सबको पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते तभी तो उनको मतलब चीज़ों को क्लियर कर पाते हैं। अगर सबको एक ही साथ में पढ़े, सबका एक ही साथ में नोट्स बनाए तो हम चीज़ों को क्लियर कैसे करेंगे, हमको समझ में कैसे आएगा? तो ऐसे ही इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। और इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? क्रिस्टोफर सेलियरस को, क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है, क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। तो देखिए, हम लुसेंट का यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो पिंक बॉक्स दिख रहा है ना, हम लोग बस एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक पढ़े हैं लुसेंट का, यहाँ से यहीं तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।